स्वागत है दोस्तों। हम लोगों ने एनपीओ चैप्टर स्टार्ट कर दिया। जनरली लोग बोलते हैं कि एनपीओ बड़ा टफ होता है, लेकिन अभी तक तो एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। मक्खन चल रहा है और मक्खन चलता रहेगा, बिलीव मी। बस कॉन्सेप्ट से मत हटना, यानी लोग आपको कितने भटकाएंगे, तुम कॉन्सेप्ट पे अड़े रहना। तो हम लोगों ने अपने पास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था विद रिगार्ड्स टू सब्सक्रिप्शन, और मैंने आपको जाते जाते कमिट किया था कि अब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए एक बार पूछा जा चुका है और सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज भी आप लोगों से डिस्कस की जाएंगी। तो मालिक, सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर हम बात करें तो इसे इनकम अकाउंट, रेवेन्यू नेचर का खाता है, यानी इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। हालांकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट हैं तो या तो वो असेट होंगे या वो लायबिलिटी होंगे। तो अगर एनपीओ को सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलना बाकी है तो वो एसेट है, और अगर उसके बदले में सर्विस देना बाकी है तो वो लायबिलिटी है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन इज लायबिलिटी अकाउंट एंड लायबिलिटी इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, जबकि असेट, मेरा असेट डेबिट बैलेंस कैरी करता है। तो अगर मैं एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊं और इसी में सारी चीजें कवर करूं, तो वैसे तो देखो होता क्या है कि हम सेपरेट खाते बनाते हैं रियल लाइफ में, लेकिन आपके एग्जाम में आपको 3 खाते बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपको सब कुछ संभाल लेना है। कैसे, वो देखो ध्यान से। पहले मैं आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की डिटेल दे रहा हूं। बताओ भैया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? मालिक, एसेट है। और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? सरकार, डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस मतलब ये सब्सक्रिप्शन खाते के डेबिट में आएगा। और क्या लिखोगे आप बनाओगे एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये मल्टीपर्पज अकाउंट हो गया, इसके अंदर पर्सनल भी आ गया और नॉमिनल भी आ गया। तो यहां पर आप सबसे पहले छाप दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो आपकी एसेट है, आपकी एंट्री होगी। अब अगर ये ओपनिंग बैलेंस अपने डेबिट में लिखा तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सरकार वो क्रेडिट में जाएगा, मतलब इट विल हैव डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस लिखते कहां हूं? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब मालिक सोचो, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है और डेबिट बैलेंस है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन अपनी लायबिलिटी है और उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो लायबिलिटी आप लास्ट ईयर से इस साल लेकर आए हैं, हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में आएगा। तो क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन अपोजिट टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब सुनो मालिक, आपने एक ही खाते में ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस लिख दिया, और ये खाता इतना बेहतरीन है, झमाझम है कि आपको सारे प्लस माइनस की मोहमाया से मुक्ति मिल जाएगी। यानी अगर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ड्यू निकालो तो भी खाता दे देगा, अगर क्वेश्चन बोल रहा है नहीं ड्यू तो हमने दिया, रिसिप्ट निकालो, तो भी खाता आपको आंसर दे देगा। यानी अब आपको प्लस क्या करना है, माइनस क्या करना है, ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है। यानी अगर आपने ये बना लिया तो आप इसी से ड्यू भी निकाल सकते हैं और इसी से रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं। चलो मालिक, अगर ड्यूरिंग द ईयर मुझे सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है, रिसीव हुआ है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। यानी इस एंट्री में सब्सक्रिप्शन खाता क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में आप क्या लिखोगे? बाय कैश और बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब जादू देखो। हमने क्या लिखा था? रिसीव्ड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड प्लस सेम साइड खाते में प्लस माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अपोजिट साइड प्लस ओपनिंग एडवांस सेम साइड, तो माइनस क्लोजिंग एडवांस अपोजिट साइड। तो बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल के आ गया? सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। और ये कहां जाएगा? मालिक, की हमारी इस साल की इनकम है, और इस साल की इनकम है तो वो कहां जाएगी? यस, मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी। अब इसका उल्टा सोच लो। अच्छा, इसका उल्टा सोचो, अगर मुझे ड्यू दे दिया है और निकालना रिसीव है, तो भी ये खाता उतने ही काम आएगा। अब आप क्या करोगे? मालिक, बहुत सिंपल है, ये लिख दोगे और ये लिख दोगे। क्वेश्चन में आपको क्या मिल गया? इनकम एक्सपेंडिचर। तो वहां से क्या मिला होगा? ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। अगर वहां पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट हुआ। अब आपके पास ये 5 चीजें हैं, क्या नहीं है? ये। तो जैसे ये 5 चीजें लिखोगे तो बैलेंसिंग फिगर में आपको क्या मिल जाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी इस खाते के थ्रू अगर हम जाते हैं तो हमें हेडेक ही पालने की जरूरत नहीं है कि ड्यू निकालते समय क्या प्लस माइनस होगा और रिसीप्ट निकालते समय क्या प्लस माइनस होगा। आप तो बस ये खाता लो, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट क्रेडिट कर दो, तो
ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस क्रेडिट डेबिट कर दो। अगर रिसिप्ट दिया है तो बैलेंस में ड्यू निकाल लो, और अगर ड्यू दिया है तो बैलेंस में रिसिप्ट निकाल लो। तो वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू डील विद सब्सक्रिप्शन, है ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इसकी एंट्रीज क्या क्या होंगी। एंट्रीज भी तो होंगी, हाँ सरकार बिल्कुल होंगी। चेक कर लेते हैं। वैसे देखो आपसे एग्जामिनर पूछेगा नहीं, बस मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स हैं वहां पर वो लिखी हुई मिल जाएंगी। अभी बस सुन लो केवल। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। जो ओपनिंग एडवांस था, जो आपकी लायबिलिटी था, वो लायबिलिटी बंद होगी और वो जाएगी सब्सक्रिप्शन में। तो एंट्री लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। तो इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिला उसमें अगले साल के लिए जो मिला वो आपके लिए इस साल इनकम नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। तो आप इनकम कम करो और उसे ले जाओ लायबिलिटी खाते में। तो इनकम बढ़े तो क्रेडिट, कम हो रही है डेबिट। एंट्री हो जाएगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। बहुत सिंपल, फिर से सुन लो। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बंद करके ले जाओ इनकम में, क्योंकि इस साल हम कमाने वाले हैं। तो एंट्री हो जाएगी एडवांस सब्सक्रिप्शन डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। इसीलिए हमने सब्सक्रिप्शन खाते के क्रेडिट में लिखा बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो इस साल जो हमने रिसीव किया उसमें से कुछ हमें अगले साल के लिए मिल गया, तो हमारी इनकम नहीं है, इसलिए इनकम खाते को कम करो। इनकम बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। तो एंट्री हो गई सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। क्लोजिंग और ओपनिंग तो अपनी भावनाएं हैं, एक्चुअली खाते का नाम तो एडवांस सब्सक्रिप्शन है। सिमिलरली लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला होगा, हाँ सरकार। लेकिन क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं सरकार। लेकिन वो हमारे रिसिप्ट में शामिल है, हाँ सरकार। कितना हाँ सरकार ना सरकार कर रहा हूं? एंट्री बोलो सर। तो मालिक वो खाता जो एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से डेबिट बैलेंस था वो बंद होगा और सब्सक्रिप्शन में आगे लैंड होगा, क्योंकि आपकी इस इनकम में से ये इनकम वो है जो इस साल की इनकम थी नहीं, तो लास्ट ईयर के लिए थी, रिसीव इस साल हुई। तो आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग या टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। तो मालिक एक वो इनकम भी तो है जो इस साल आपने कमा तो ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो वो आपकी क्या है सरकार? वो मेरी यस वो मेरी एसेट है। तो एसेट है तो एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। और जब ये सब यहां लिखोगे तो बैलेंसिंग फिगर में यू विल गेट सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, और वो चला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। वैसे देखो एग्जाम में ये आएगा नहीं, चांसेस कम है, लेकिन अगर आ गया तो आप मुझे याद रखो, बस इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। चलो अब हम अपने इस पूरे चैप्टर का सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट था उतना ही इंपॉर्टेंट ये वाला सेगमेंट है, और इसको बोलते हैं हम सरकार एंट्रेंस डोनेशन। एंट्रेंस डोनेशन सरकार ये क्या है? सरकार ये एनपीओ का जो घर है उसके दरवाजे पर रखा हुआ कलश है, और इस कलश में सर्विस देने के लिए कुछ पैसे लगते हैं। यानी टू बिकम द मेंबर ऑफ द एनपीओ वी आर रिक्वायर्ड टू पे सम एंट्रेंस फी। सरकार इसके बदले में क्या मेंबर को कोई सर्विसेज मिलेंगी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। नहीं सरकार, ये तो मुंह दिखाई के पैसे हैं, इसके बदले में आपको कोई सेवाएं नहीं मिलेंगी। सेवाएं चाहिए? सब्सक्रिप्शन दो। तो ये क्या है सरकार? सिर्फ मेंबर बनने के चार्जेस हैं। तो इट इज बेसिकली अ कैपिटल रिसिप्ट टू एनपीओ। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो आपको हमेशा एंट्रेंस डोनेशन को कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मानना है और इसे सीधे बैलेंस शीट में लेकर जाना है। यानी एक प्रभाव आएगा रिसिप्ट पेमेंट में और एक आएगा सीधे बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं आएगा। एंट्री क्या होगी? सिंपल, पैसा आया कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट क्रेडिट। डन। अब चूंकि एंट्रेंस डोनेशन क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो कैपिटल नेचर रिसिप्ट मानना है, इसलिए इसको सीधे लेके जाओगे आप जनरल फंड में। जनरल फंड मतलब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट डेबिट टू जनरल फंड या कैपिटल फंड अकाउंट क्रेडिट। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपको बोलेगा कि नहीं आपको तो एंट्रेंस डोनेशन भी रेवेन्यू नेचर का मानना है। तो फिर उस सिनेरियो में पहली एंट्री तो वही होगी कैश बैंक डेबिट टू एंट्रेंस डोनेशन, लेकिन दूसरी एंट्री में अब आप बेसिकली इसे एज ए इनकम मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाओगे और एंट्री होगी एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। फिर आती है तीसरी प्रजाति के जीव जो बोलते हैं नहीं ये थोड़ा सा
कैपिटल है और थोड़ा सा रेवेन्यू है। तो फिर आप जब पहली एंट्री करेंगे रिसिप्ट की, तब तो वही एंट्री होगी, कैश बैंक डेबिट टू एंट्रेंस डोनेशन। अब इसमें जो थोड़ा सा कैपिटल है वो जाएगा बैलेंस शीट में, ऐड हो जाएगा जनरल फंड में, क्रेडिट हो जाएगा जनरल फंड में, और जो थोड़ा सा रेवेन्यू नेचर का है वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो दूसरी एंट्री होगी एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट, टू जनरल फंड अकाउंट क्रेडिट जिसको कैपिटल नेचर का माना, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर जिसको रेवेन्यू नेचर का माना है। तो चलो जल्दी से इसकी एक बार एंट्री और खाता देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग में देखो एक बार, ऑन रिसिप्ट ऑफ एंट्रेंस फीस, और ये सब केस में कॉमन होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फी अकाउंट क्रेडिट, यानी आपने इनकम बुक कर ली, रिसिप्ट बुक कर लिया। अब अगर ये प्योर कैपिटल नेचर का है तो ये खाता होगा बंद, आया था तो क्रेडिट, बंद हो रहा है तो डेबिट, तो एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू जनरल फंड या कैपिटल फंड अकाउंट क्रेडिट, अगर आपने इसको कैपिटल नेचर की रिसिप्ट माना है तो, और हमेशा मानना है जब तक क्वेश्चन लिख के ना दे। क्या बोलते हैं वास्तविक फॉर्म में, लिख के लेंगे, हाँ तो लिख के लेंगे तो फिर इसको कुछ और मानना, अदरवाइज कैपिटल नेचर का ही मानना है। चलो अगर क्वेश्चन बोल दे कि नहीं नहीं सरकार हम तो इसको रेवेन्यू मानते हैं, तो फिर एंट्रेंस डोनेशन खाता बंद होगा। तो एंट्रेंस फी एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि अब आपने उसको इनकम माना है। और तीसरा थोड़ा सा कैपिटल थोड़ा सा रेवेन्यू, तो तीसरे केस में एंट्रेंस फी या एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसको हमने रेवेन्यू माना, और टू जनरल फंड अकाउंट जिसको हमने कैपिटल माना। अब मालिक आते हैं जो सबसे डरावना हिस्सा है किसी भी एनपीओ का, और वो है डोनेशन। यस मालिक, डोनेशन ग्रांट्स जो एनपीओ को भर पल्ले से मिलती हैं, एक्चुअली इसी को प्राप्त करने के लिए ही तो ये सारे एनपीओस बनाए जाते हैं। आपको पता ही नहीं है बॉस कितनी काले खेस के पीछे, यानी आधे से ज़्यादा बल्कि 70% एनपीओ सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि वो सरकार से खूब सारा अनुदान यानी ग्रांट प्राप्त कर सकें, और फिर उसके जो एनपीओ के ट्रस्टी होते हैं वही उसके मालिक होते हैं, और वो अपने ट्रस्टीज को रेम्यूनरेशन दिखा दिखा के खूब सारा पैसा डाइवर्ट कर देते हैं। तो रियल लाइफ में तो यही होता है 80% टाइम। 20% कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे तो देखो सब जगह हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर बुरे लोग ज़्यादा हैं जो एनपीओ बना बना के उसका मिसयूज करते हैं। हमें उससे क्या मतलब नहीं है यार, अपन कहाँ जज्बाती हो रहे हैं यार, छठो। तो अपन तो बात करते हैं डोनेशन की अकाउंटिंग में एंट्री क्या होगी, क्योंकि हमें उससे मतलब है, क्योंकि हमें उसके बदले में मार्क्स मिलेंगे। तो मालिक डोनेशन, दो तरह की डोनेशन होंगी, यानी जब भी एनपीओ को डोनेशन मिली, डोनेशन या ग्रांट मिली, तो जिसने ये डोनेशन दी उसके सामने ऐसे मुंह करना और पूछना मालिक इसका यूज़ क्या है, क्योंकि अपन नीचे हैं, देने वाला हमेशा ऊपर है। तो उससे पूछना मालिक आप ये जो पैसे दे रहे हैं इसका कुछ करना है, आप बताओ क्या करना है। तो वो बोले कि नहीं मालिक आपके काम बहुत अच्छे हैं, आप जो कर रहे हैं वो ही बहुत अच्छा है, इसलिए हम आपको इस पैसे के उपयोग पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, आपको जहां इस पैसे का उपयोग करना है, जैसे इस पैसे का उपयोग करना है बिंदास करो। तो ऐसी डोनेशन को हम बोलेंगे डोनेशन रिसीव्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी ऐसी डोनेशन जिनके उपयोग पर कोई रिस्ट्रिक्शन डोनर ने इंपोज नहीं की है। तो ऐसी डोनेशन हम रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट मानते हैं, और इसका पूरा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो एंट्री होंगी दो, पहले डोनेशन मिली तो एंट्री होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट क्रेडिट। डोनेशन अकाउंट क्रेडिट, डोनेशन मिली है, प्राप्ति है, क्रेडिट। अब बाद में हमने बोला चूंकि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, इसका उपयोग स्वतंत्र होकर करना है, कोई अनुबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो फिर इसको इनकम माना। तो इसको हमने इनकम माना, और इनकम माना तो इसको लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और एंट्री होगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। तो अब सरकार आपका डोनेशन जो मिला तो आप ले गए रिसिप्ट पेमेंट में डेबिट साइड, और जब आपने उसको एज इनकम बुक किया तो आप ले गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। अब सुनो मालिक, डोनेशन मिली, हमने पूछा मालिक बताओ ना किस पर्पस के लिए दे रहे हो, और उसने बोल दिया कि यही खर्च करना है, तो वो फंस गए, क्योंकि अब हमको इस डोनेशन का उपयोग और खर्चा वही करना होगा जहां पर डोनर ने स्पेसिफाइड किया है, यानी इसको बोलेंगे डोनेशन विथ स्पेसिफिकेशन, डोनेशन विथ स्पेसिफिकेशन। और जब डोनेशन विथ स्पेसिफिकेशन मिलेगी तो अब हम फिर से पूछेंगे मालिक इसका क्या करना है, इसका खर्चा करने से कोई कैपिटल असेट्स, कोई बिल्डिंग, कोई ऑपरेशन थिएटर, कोई लाइब्रेरी बिल्डिंग कुछ बनेगा, कुछ कैपिटल असेट्स पिक्चर में आएगी। वो बोला हाँ, तो हम बोलेंगे डोनेशन रिस्ट्रिक्टेड फॉर कैपिटल असेट्स।
और हमने बोला कि मालिक इसका उपयोग क्या करना है। मान लो ये डोनेशन मिली है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है और उसको लाखों लोग डोनेशन देते हैं क्योंकि वो चीपेस्ट रेट पर पूरे भारत से आए हुए लोगों का कैंसर का इलाज करता है। तो अब एक डोनर था, उसके पिताजी अभी भी चल बसे थे, बहुत बुरी खबर है लेकिन अब ठीक है चल बसे थे, लेकिन चूंकि टाटा मेमोरियल ने उनकी बहुत अच्छी हेल्प की थी, बहुत सेवाएं दी थी, तो वो चूंकि सेठ था तो उसने टाटा मेमोरियल को 1 करोड़ रुपए दिया। और टाटा मेमोरियल ने उससे पूछा कि भैया ये जो 1 करोड़ रुपए इसका कहीं उपयोग करना है? बोले हाँ। अब फिर अगला सवाल आया, इससे कोई फिक्स असेट्स बनाना है, कैपिटल असेट्स बनाना है या खर्चा करना है? तो उसने बोला देखो मेरे पिताजी कैंसर से चल बसे, उनको बहुत शौक थे हाँ खाने के, तो अब मैं नहीं चाहता कि उनके जैसे कोई और इस बेकार शौक से निपटे, तो आप ये 1 करोड़ रुपए कैंसर अवेयरनेस के ऊपर खर्च करना, यानी लोगों को समझाना, जागरूक करना ताकि कैंसर हो ही ना और इलाज की जरूरत ना पड़े। ऐसा क्या फायदा कि मैं बिल्डिंग बनवाऊं और उसमें मरीज आके ठहरे। मैं चाहता हूं कि ये खर्चा ऐसी जगह हो कि मरीज ही पैदा ना हो, मतलब मरीज पैदा तो हो लेकिन मरीज बन के पैदा ना हो। ठीक है, समझो। तो यहां पर जब जो खर्चा होगा उससे कोई बिल्डिंग, कोई ऑपरेशन थिएटर, कोई लाइब्रेरी तैयार नहीं हो रही, बल्कि ये खर्चा प्योरली रेवेन्यू नेचर का है। तो इसको बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू अकाउंट, यानी डोनेशन जो जाएगी वो जाएगी रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड में। चूंकि एनपीओस आर सपोज टू प्रिपेयर देयर अकाउंट, मेंटेन देयर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो यहां पर हर डोनेशन जो हर स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिला है उसके लिए एक सेपरेट फंड क्रिएट होता है। अब अगर ये फंड रेवेन्यू नेचर खर्चे के लिए है तो हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड। रिस्ट्रिक्टेड क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, और चूंकि खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, कोई असेट्स पिक्चर में नहीं आना, तो क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड। और अगर यही पैसा किसी बिल्डिंग, किसी प्रीमाइसेस, किसी ऑपरेशन थिएटर, किसी खेल के मैदान, किसी लाइब्रेरी को प्राप्त करने के लिए दी गई होती तो यहां पर बोलते रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल फंड, या आप बोलते बिल्डिंग फंड, या आप बोलते लाइब्रेरी फंड, या आप सिंपल भाषा में बोले कॉमन टू ऑल डेवलपमेंट फंड। यानी अगर डोनेशन मिली और उससे खर्चे से कोई कैपिटल असेट्स नहीं बन रही तो उसको बोलोगे रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड, और जब उससे कोई कैपिटल असेट्स बन रही है तो फिर आप उसको बोलोगे डेवलपमेंट फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, या जो भी नाम रखा है वो वाला फंड। तो मालिक अब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन उसमें कौन सा? रेवेन्यू नेचर का। जैसे वो डोनर आया था, उसने मतलब पिताजी को कैंसर हो गया, हाँ, तो अब उसने पैसे दिए, कितने दिए? 1 करोड़ रुपए। अब एंट्री क्या होगी? पहली बात सुनना, जितने भी एनपीओ हैं दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट्स ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और वहां पर हर फंड, हर डोनेशन के लिए एक सेपरेट फंड होता है और बकायदा उसका सेपरेट बैंक अकाउंट भी होता है। हाँ, आपको क्या लग रहा था कि एक ही बैंक अकाउंट? नहीं, अगर बिल्डिंग बनाने के लिए एक बंदे ने डोनेशन दी तो उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा। अगर किसी ने कैंसर अवेयरनेस के लिए 2 करोड़ रुपए दिए तो उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा। यानी हर फंड के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट होता है। बिलीव मी, ये होता है, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। आपके लिए शायद बहुत बेसिक लेवल पे बातें चलती हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो अब पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन सरकार मैंने बोला इसका बैंक अलग होगा, इस फंड का बैंक अलग होगा, तो उसको बोलते ही ऐसे हैं रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड बैंक अकाउंट। उसका नाम ही यही है, साउथ इंडियन खाता बन गया। अपन सिंपल क्या बोलते थे? क्यूटीफाई बैंक अकाउंट, लेकिन इसका नाम क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड बैंक अकाउंट। आप चाहो तो RRF लिख लेना, लेकिन लिखना यही। लगेगा कि यार कुछ इंटेलेक्चुअल आया है बॉस पेपर देने, हर कोई जैसे टुच्चा मुच्चा नहीं आया। ठीक है, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन उसका क्या लिखोगे? रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड बैंक अकाउंट डेबिट। 2, कहां जाएगा ये पैसा? जब तक खर्च नहीं हो जाता इट विल बी ट्रांसफर टू रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड अकाउंट। यानी जब डोनेशन मिली किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ तो वो सीधे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, वो एक्चुअली इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी ही नहीं, बल्कि वो सीधे कहां जाएगी? रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड अकाउंट में। तो एंट्री हो गई रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपसे भूल भी जाओ रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड चलेगा, सिर्फ बैंक अकाउंट भी लिख देना चलेगा, क्योंकि फिर आप बाकी लोगों जैसे हो जाओगे। बाकी लोग भी गलत थोड़ी हैं, ठीक है, लेकिन अपन थोड़े से ज्यादा एक लेयर अच्छे हैं उनसे। तो रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड बैंक अकाउंट डेबिट। 2, रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड अकाउंट क्रेडिट। अब मान लो यहां पे 1 करोड़ रुपए आए। अब इसके बाद क्या होगा? अब एनपीओ को ये पैसा काहे के लिए मिला है? सर अवेयरनेस फैलाने के लिए। अवेयरनेस फैलाना है ताकि लोगों को कैंसर ना हो, तो आपने खर्च किया। जब खर्च करा तो खर्चा तो सर नॉमिनल अकाउंट ही है, और नॉमिनल अकाउंट है तो खर्चा अकाउंट डेबिट।
तो खर्चा अकाउंट डेबिट। पैसा कौन सा लगा? अपनी जेब से लगाओगे क्या? नहीं, अपने को तो इस खर्चे के लिए लोगों ने पैसे दिए थे। अरे बाबूराव गणपतराव आपटे ने राजू को 100 रुपए दिए और बोले जा अनामिका को खिला के आ। तो राजू भाई ने अनामिका को खिला दिया, अनामिका नहीं अनुराधा को खिला दिया। तो भैया खर्चा तो अनुराधा के लिए हुआ, लेकिन पैसा किसका लगा? हाँ, ये बाबूराव का स्टाइल है। तो फिर यहां पर आपको खर्चा तो बुक करना है। खर्चा बुक करोगे तो एंट्री क्या होगी? खर्चा अकाउंट डेबिट टू कौन सा बैंक? स्पेशल बैंक। क्या नाम था उसका? रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री हुई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड, बैंक अकाउंट क्रेडिट। मान लो इस साल आपने 40 लाख रुपए खर्च करे, तो आप 40 लाख रुपए से एंट्री करोगे। ठीक है सरकार। अब 40 लाख रुपए खर्च तो कर दिए, नॉमिनल अकाउंट है, बैलेंस शीट में जा नहीं सकता। सोचो ना लॉजिकली, भैया खर्चा खाता है, बैलेंस शीट में जाएगा नहीं। लेकिन क्या ये खर्चा मेरा है? सवाल ये उठता है। तो आंसर है सरकार ये मेरा खर्चा नहीं है, बल्कि मैंने किसी और के कहने पे किया है। तो क्या ये मेरे लाभों को चेंज करेगा? आंसर है बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि इस खर्चे को मैंने बस खर्च किया है, किसी के कहने पे किया है, और उसने मुझे इसके लिए पैसा भी दिया था। तो फिर उस केस में आप इस खर्चे को राइट ऑफ तो करोगे, क्योंकि बैलेंस शीट में लेके नहीं सकते। तो इस खर्चे को राइट ऑफ कहां से करोगे? तो इसके फंड से करोगे। जब पैसा आया था तो हमने एक फंड क्रिएट किया था, रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड अकाउंट। तो आज उस पर्पस के लिए जिसके लिए फंड मिला था, वो पर्पस अचीव हो रहा है, पार्शियली हुआ। तो जितना अचीव हुआ आप उतना पैसा उस फंड से एडजस्ट करोगे। फंड, रिजर्व, प्रोविजन, इन सबके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो जब ये बना था, आया था, तो हमने क्रेडिट किया था। तो आज इसका जितना इस्तेमाल कर लिया उतने अमाउंट से अब आप इस फंड को डेबिट करोगे, और एंट्री होगी रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना? 40 लाख। देखो अपन ने क्या लिखा है, सिंस द एक्सपेंसेस डू नॉट बिलोंग्स टू एनपीओ एंड ऑल्सो एनपीओ गॉट कैश फ्रॉम डोनर टू इनकर द सेम, देयरफॉर दे विल नॉट बी चार्ज्ड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, rather it will be adjusted against restricted revenue fund account and entry will be restricted revenue fund account debit to expense account credit। और इस एंट्री से एक्सपेंस खाता बंद, यानी वो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो हमारा खर्चा था ही नहीं। अब ये जो एग्जांपल है ये आपको एग्जाम में मिलेगा, वहां पे नाम आएगा प्राइस फंड, बहुत कॉमन नाम है प्राइस फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए, और इधर ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखेगा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब इस साल आप जितनी प्राइस बांटोगे उसका खर्चा इनकम एक्सपेंडिचर चार्ज मत करना, उसका खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर चार्ज मत करना। क्यों? क्योंकि आपने उस खर्चे के लिए एक फंड बना रखा है। तो जितना भी खर्चा होगा वो उस फंड से माइनस होगा, और उस फंड के अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो इनकम आएगी वो भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक फंड है और उसकी इनकम भी उसी फंड में एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो फिर अब आप जब क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे तो क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड प्लस इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट प्लस कंट्रीब्यूशन या डोनेशन रिसीट फॉर प्राइस फंड माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्राइसेस इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस, और ये जाएगा बैलेंस शीट में। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस प्लस इस साल जो उसके इन्वेस्टमेंट से इनकम आई वो यहां ऐड होगी, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, प्लस इस साल और डोनेशन मिली तो ऐड हो गई, और माइनस इस साल हमने प्राइस बांटने में जितना खर्चा कर दिया यहां पर आ जाएगा। ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट में क्या आएगा? तो सरकार रिसिप्ट पेमेंट में तो इज्जत से जितना पैसा मिला रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि वहां पर कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जितना पैसा आया चाहे वो किसी भी नाम से आए, किसी भी चीज के लिए आए, रिसिप्ट में डेबिट, और जितना खर्चा करोगे उतना पेमेंट साइड क्रेडिट। अब अपना इस एग्जांपल पे आओ, डोनेशन मिली थी 1 करोड़ की, खर्च कितने कर दिया आपने? 40 लाख। तो अब भी इसका बैलेंस 60 लाख रुपए बचा है, तो आप इसका क्या करोगे? सर कुछ नहीं करेंगे, अगले साल खर्चा करेंगे, लोगों को जागरूक अगले साल करेंगे। जरूर थोड़ी कि सारी जागरूकता का ठेका इस साल ही ले रखा है, कुछ अगले साल भी तो जागरूक करेंगे, कुछ उसके अगले साल करेंगे। तो जब तक ये पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक ये खाता कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस साल 60 लाख का बैलेंस बचा है, तो ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा और आ जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है। फिर अगले साल जब खर्चा होगा तो वही एंट्री फिर से घूमेंगी, तो अगले साल जब फिर से खर्चा होगा तो वही एंट्री वापस से घूमेंगी जो अभी हमने इस साल की थी। खर्चा करो और इस फंड का बैंक कम करो, और बाद में इस खर्चे को फंड के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दो। ये इनकम एक्सपेंडिचर तक पहुंचना नहीं चाहिए, रास्ते में उसको किडनैप कर लेना और उठा के कहां फेंक देना? हाँ, रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड में। तो चलो बॉस, अब आ रहे हैं सबसे खतरनाक पार्ट पर, जो एक्चुअली कोई नहीं पढ़ाता, बिलीव मी,
रेगुलर बैच में तक कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये आता था किसी जमाने में सीए फाइनल में, फिर ये टपक के आया सीए इंटर में, और वहां पर भी 10 में से सिर्फ 2 बार आया, और अभी आ गया है आपके सीए फाउंडेशन में। क्योंकि सीए फाउंडेशन में सिर्फ 4 लाइनों में खत्म कर दिया गया, लेकिन इंस्टीट्यूट बहुत बदमाश है, वो जब अपनी पे आ जाए तो वो इन 4 लाइनों के बेस पे भी एक क्वेश्चन बना सकता है पूरे 10 मार्क्स का। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस प्लेज में भी आपको वो चीज दूं जो रेगुलर में भी कभी नहीं मिलेगी आपको। तो वो है रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड फॉर कैपिटल एसेट्स। रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड फॉर कैपिटल एसेट। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से सुनना, मैं गारंटी दे रहा हूं एक बार में भाड़ करके लगेगा और आ जाएगा, लेकिन सुनना बहुत ध्यान से पड़ेगा। अब सुनो, एक डोनर था और उस डोनर ने टाटा मेमोरियल को बोला कि देखो पूरे देश भर से, एक थोड़ा सा स्टोरी फॉर्मेट में समझाऊंगा तो समझ में आएगा। टाटा मेमोरियल में पूरे देश भर से कैंसर के मरीज आते हैं, और मुंबई में आपको पता है रहने की सबसे बड़ी समस्या है। ये जो टाटा मेमोरियल का कंपाउंड है वो है करीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में फैला, लोअर परिल करके एरिया है मुंबई में, वहां पर है ये। तो 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये पूरा कंपाउंड है, तो वहां पर लोगों को रहने की बहुत समस्या होती है। तो एक डोनर था, एक डोनर नहीं था एक्चुअली, एक मरीज था और उसका एक बेटा था। वो मरीज ने आखिरी सांस उस कैंसर हॉस्पिटल में ली, और इससे बेचारे उस मरीज का जो फैमिली पर्सन्स थे उनको बहुत दुख हुआ। वो बहुत भटके थे जगह के लिए, ऑल तो पैसे थे लेकिन फिर भी भटके थे। तो उनको लगा कि नहीं यार, इस प्रीमाइसेस में एक बिल्डिंग होनी चाहिए, भले एक रूम मिले सबको, लेकिन अगर एक 10 फ्लोर की या 20 फ्लोर की बिल्डिंग बना दें जिसमें 200 कमरे हों, तो मतलब 200 मरीज के परिवार के लोग वहां पर रह सकते हैं। तो उसने टाटा मेमोरियल को 10 करोड़ रुपए दिए। जमीन तो है उसके पास, 2 किलोमीटर का कंपाउंड है, तो 10 करोड़ रुपए दिए और बोले मालिक आप यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाना, और ये बिल्डिंग बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पर जो मरीज के रिश्तेदार हैं उनके ठहरने के लिए आप प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला। तो अब एनपीओ जब एंट्री करेगा तो वो क्लियरली बोल रहा है कि भैया ये पैसा सिर्फ बिल्डिंग बनाने में खर्च होगा, तो आप इसको एक रिस्ट्रिक्टेड फंड में लेके जाओगे, जिसका नाम क्या रख सकते हो आप, डेवलपमेंट फंड या बिल्डिंग फंड। तो हमारी पहली एंट्री होगी जब पैसा आया, डोनेशन मिली, बहुत ईजी है, बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था जितने भी रिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं हर एक का बैंक अलग खुलता है। अगर ये पैसा कॉमन बैंक में चला गया तो कहीं पे भी डाइवर्ट हो सकता है, तो ये पैसा डाइवर्ट नहीं करना है, इसको स्पेसिफिकली उसी पर्पस के लिए रखना है। तो हमने क्या लिखा, बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट क्रेडिट, और डोनेशन आ गई। अब सब बिल्डिंग है, कोई एक आध दिन में बन जाएगी क्या? एक आध दिन में बन जाएगी क्या? नहीं सर, 1-2 साल लगेंगे। तो तब तक ये 10 करोड़ रुपए ऐसे सड़ने दें, पड़े रहने दें? नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग लगाते हैं, इस पैसे को कहीं चैनलाइज करते हैं ताकि इससे थोड़ी सी इनकम आए, और वो पैसा भी बिल्डिंग को और अच्छा बनाने में लगा देंगे। तो हमने यानी एनपीओ ने इसमें से 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, या चलो 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और बाकी 4 करोड़ रुपए अगले 6 महीने में खर्च करने के लिए रख लिए। तो 6 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। अब ये इन्वेस्टमेंट बड़ा स्पेशल है क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला था, आप इसको कहीं और यूज नहीं करोगे, इवन इसकी इनकम भी कहीं और यूज नहीं होगी। तब आपकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट असेट है, आए तो डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन चूंकि ये इन्वेस्टमेंट स्पेशल है तो इसके नाम थोड़े और बड़े होंगे, साउथ इंडियन नाम होंगे। इसका नाम होगा बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। डन। अब मालिक को कहता हूं इन्वेस्टमेंट किया तो कुछ कमाई होगी, ब्याज व्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सरकार। तो जब ब्याज मिला तो पैसा आया, क्या ये पैसा जनरल पर्पस में यूज हो सकता है? तो आंसर आया बिल्कुल नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, इस पैसे को उसी बिल्डिंग फंड बैंक में एक्यूमुलेट करेंगे और इनकम बुक करेंगे। पैसा आया डेबिट और इनकम बढ़ी क्रेडिट, तो एंट्री होगी बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। फिर से सुनना, बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब सरकार ये इनकम तो बुक हो गई, लेकिन इनकम तो नॉमिनल अकाउंट है। क्या ये नॉमिनल अकाउंट, क्या ये नॉमिनल अकाउंट आप इनकम एक्सपेंडिचर में ले सकते हो? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस थी, इन्वेस्टमेंट भी स्पेसिफिक थे, तो इसकी इनकम भी उसी फंड में एक्यूमुलेट होगी। तो दिस इनकम विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रेदर इट विल बी क्रेडिटेड एक्यूमुलेटेड इन बिल्डिंग फंड अकाउंट इटसेल्फ। तो इनकम खाता बंद करना है, इनकम आई थी तो क्रेडिट, अब बंद कर रहे हैं तो डेबिट। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट क्रेडिट।
तो अभी तक हमने कितनी एंट्री डिस्कस कर ली? 3। चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले जब पैसा मिला, डोनेशन मिली, तो आपने एंट्री करी डेवलपमेंट फंड बैंक अकाउंट डेबिट या बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड या डेवलपमेंट फंड अकाउंट क्रेडिट। ये पहली एंट्री हो गई। हाँ, अब दूसरी एंट्री, आपने इन्वेस्टमेंट करा तो एंट्री हो गई बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। फिर तीसरा, जब इस पर आपको ब्याज मिला यानी इनकम मिली तो आपने 2 एंट्री करना है, एक इनकम रिसीव करने की और फिर इस इनकम को बिल्डिंग फंड में ही ट्रांसफर करने की। तो इनकम रिसीव हुई, पैसा आया, बिल्डिंग फंड का बैंक बढ़ेगा, तो एंट्री हुई बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है सरकार। अब चूंकि ये इनकम नॉमिनल अकाउंट है, बैलेंस शीट में जा नहीं सकती, तो इसको लेके जाओ बिल्डिंग फंड में, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड डेबिट। क्यों? क्योंकि जब इनकम आई थी तो क्रेडिट, अब बंद कर रहे हैं तो डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट क्रेडिट। अब मालिक यहां तक की तो बात हो गई खत्म। वो जो 4 करोड़ रुपए संभाल के रखे थे उसका क्या करना है? सरकार अब खर्चा करना है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो मैंने 2 करोड़ रुपए उसमें से दे दिए बिल्डर को जो बिल्डिंग बनाएगा एज एडवांस दिया है। तो मेरी एंट्री क्या होगी? बैंक जा रहा है और एडवांस डेबिट हो रहा है। आप इसको कैपिटल WIP बोल सकते हैं, क्योंकि आपने एक कैपिटल असेट्स को बनाने पर यह खर्चा किया है जो तक बन के तैयार नहीं हुई है। तो एंट्री होगी या तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर बोल दो या कैपिटल WIP अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। चलो देखते हैं एंट्री क्या हुई। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट या कैपिटल WIP अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, हम और खर्चा किए, सरिया लाए, सीमेंट लाए, सैंड लाए, सब चीजें लाए, बिल्डिंग मटेरियल लाए, तो इसमें खर्चा को बोले हाँ। तो अब क्या लिखूं मैं? सैंड अकाउंट डेबिट, सरिया अकाउंट डेबिट, ईंटें भाटे अकाउंट डेबिट? नहीं ना, ये सब क्या है? बिल्डिंग बनाने के इंग्रेडिएंट पार्ट है, तो दे विल ऑल नेम्ड एस 1 कैपिटल WIP अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल WIP अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है सरकार, ये भी हो गया। अब सुनना, जिस दिन ये बिल्डिंग बनके तैयार होगी उस दिन हमने जो बचा वो खर्चा करना है वो कर दिया। हाँ, हमने जो एडवांस दिया था अब वो एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, और हमने जो बिल्डिंग मटेरियल खर्च करते समय WIP खाता बनाया था अब वो बंद हो जाएगा, क्योंकि अब चीज WIP नहीं रही, अब तो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। तो जिस दिन ये बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, मान लो मैंने 2 करोड़ रुपए दिए थे एडवांस, 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे ऑलरेडी, और अभी भी मैंने 1 करोड़ रुपए और खर्च करे, और अब मैं बोल रहा हूं 3, 2, 5 और 1 6 करोड़ से बिल्डिंग कैपिटलाइज हो रही है। तो एंट्री उस समय क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब दिया था पैसा तब डेबिट किया था, आज उस खाते को बंद कर रहे हैं क्योंकि वो एडवांस बिल्डिंग में एडजस्ट हो गया। टू कैपिटल WIP अकाउंट क्रेडिट, वो उस समय अपने डेबिट किया था, WIP खाता अब बंद हो जाएगा। जब डेबिट किया था मतलब खुला था, आज बंद हो रहा है तो क्रेडिट। और टू और एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया तो टू बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, और इतना खर्चा करके एक बिल्डिंग अस्तित्व में आ गई। ठीक है सरकार। अब मालिक आपने वो जो इन्वेस्टमेंट करे थे वो तब तक कर रखे थे जब तक पैसों की जरूरत नहीं थी, आज पैसों की जरूरत आ चुकी है, आज पैसों की जरूरत आ चुकी है। बोले हाँ, तो फिर अब क्या करेंगे? सर इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, और इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा, और पैसे के साथ साथ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सरकार चूंकि ये स्पेसिफिक फंड का इन्वेस्टमेंट है तो इसको बेचकर हुआ जो प्रॉफिट या लॉस है वो भी इसी फंड में, यानी आप तो कसम खा लो कि इस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस सब इसी फंड में ही आके गिरेगा। तो आराम से इन्वेस्टमेंट बेचे, पैसा आया डेबिट, काय में करोड़ों रुपए आ रहे हैं, कैश में आएंगे क्या? सूटकेस में भर के? नहीं ना, बैंक में आएंगे। तो बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट गए तो टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, बुक वैल्यू। अब इसको बेच के अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट जाएगा बिल्डिंग फंड में, तो टू बिल्डिंग फंड अकाउंट क्रेडिट। और अगर बिका कम में है और कॉस्ट ज्यादा थी तो लॉस होगा, तो फिर उसी केस में उल्टा हो जाएगा, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट, यानी आइदर और। तो प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट और लॉस हुआ तो डेबिट, ये आइदर और है, या तो ये आएगा ये आएगा। अब मैं दोनों अलग अलग एंट्री कर देता हूं। अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होगी बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट रिसीव। मान लो 6 करोड़ के इन्वेस्टमेंट 6.5 करोड़ में के, तो 6 करोड़ 50 लाख इन्वेस्टमेंट थे तो 6 करोड़ के, तो टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 6 करोड़ टू बिल्डिंग फंड अकाउंट क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 50 लाख। अब इसी का उल्टा कर दूं, 6 करोड़ के इन्वेस्टमेंट थे, 5 करोड़ 20 लाख में बिके, तो एंट्री होगी बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट 5 करोड़ 20 लाख। बिल्डिंग फंड लॉस, फंड कम कर देगा, फंड बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट, तो बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट 80 लाख टू
टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 6 करोड़। ठीक है सरकार, अब सुनो, पैसा वापस आ गया, बिल्डिंग बन गई। अब बिल्डिंग बन गई तो जिस पर्पस के लिए फंड बना था वो पर्पस तो अचीव हो गया। जिस पर्पस के लिए ये फंड बना था वो अचीव हो गया और बिल्डिंग कैपिटलाइज हो गई। तो क्या अब भी हमें इस फंड को मेंटेन करने की जरूरत है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। जिस उद्देश्य के लिए फंड बना था वो पूरा हो चुका है। और आप सोचो, वो बिल्डिंग पे मालिकाना हक किसका है? उस डोनर का या टाटा मेमोरियल का? मैक्सिमम क्या होगा, उस बिल्डिंग के गेट पे एक तख्ती लगेगी, इन लविंग मेमोरी ऑफ मदर एंड सो, और नीचे डोनर का नाम, बस। बाकी मालिकाना हक किसका? यस, टाटा मेमोरियल का। तो जितनी वैल्यू का, सुनो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, जितनी वैल्यू का कैपिटलाइजेशन हुआ है, जितनी वैल्यू का कैपिटलाइजेशन हुआ है, उतना अमाउंट बिल्डिंग फंड से निकालो और जनरल फंड में ले जाओ, क्योंकि अब वो हमारे एनपीओ की कॉर्पस का हिस्सा हो गया है। आप सिंपल समझो, रेवेन्यू नेचर की प्राप्ति इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, तो कैपिटल नेचर की प्राप्ति बैलेंस शीट में कैपिटल में जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल फंड में जाएगी। लेकिन वो कब जाएगी? जब वो पर्पस अचीव हो जाएगा। और आज मेरा पर्पस अचीव हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू का कैपिटलाइजेशन हुआ, यानी जितने का आपने कैपिटलाइजेशन किया, ठीक उतनी ही वैल्यू इस बिल्डिंग फंड से निकल के जाएगी जनरल फंड में। बिल्डिंग फंड जो बना था क्रेडिट, अब जा रहा है पैसा, पैसा नहीं जा रहा है, बेसिकली एंट्री घूम रही है। फंड भी एक एंट्री है, कैपिटल अकाउंट भी एक एंट्री है। तो फंड अकाउंट बंद हो रहा है उतने अमाउंट से जितने का कैपिटलाइजेशन हो गया, और वो जा रहा है जनरल फंड में। क्यों? क्योंकि अब वो बिल्डिंग उस डोनर के अनुसार नहीं चल रही, अब वो हमारे नियंत्रण में आ चुकी है। जैसे कैपिटलाइज हुई, अब वो हमारी एसेट्स है, सिर्फ उसके नाम की एक पत्थर लगेगा, दैट्स इट। तो बिल्डिंग फंड बंद हो रहा है। बिल्डिंग फंड बनाया था क्रेडिट, अब बंद हो रहा है, तो बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल फंड अकाउंट क्रेडिट। अब जो बचा वो बिल्डिंग फंड है, उसको कैरी फॉरवर्ड करो, वो बैलेंस शीट में बड़ी आसान से दिखता रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर कभी हमें कैपिटल नेचर के असेट्स बनाने के लिए डोनेशन मिलेगी तो हमारी ये सारी एंट्री होंगी। एक बार मैं जल्दी से रिकैप दे रहा हूं। सबसे पहले डोनेशन मिली, पैसा आया, बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट क्रेडिट। चूंकि पैसा इकट्ठा खर्च नहीं होना तो इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करा तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। जब इस पर ब्याज मिला तो पैसा आया, तो बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। चूंकि इनकम जनरल पर्पस इनकम नहीं है, इसलिए बिल्डिंग फंड में जाएगी, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट क्रेडिट। अब मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिया, तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है टू बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। कुछ मैंने रेत, सरिया, गिट्टी, ईंटें, इनके सीमेंट के लिए खर्च किया, कैपिटल वाईपी बोलेंगे, हेड नहीं बोलेंगे, सीमेंट सरिया नहीं, कैपिटल वाईपी। तो कैपिटल वाईपी अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब जब ये बिल्डिंग बनके तैयार हो गई तो उस समय ये कैपिटल वाईपी खाता बंद होगा, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर बंद होगा और थोड़ा बहुत पैसा और जाएगा। तो जब ये बने थे तो डेबिट हुए, तो आज ये सारे खाते क्रेडिट हो जाएंगे और बिल्डिंग हमारी किताबों में आ जाएगी। तो उस समय एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू सप्लायर या एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट टू बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर आप बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं और बेच के प्रॉफिट होता है, अगर आप बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट बेचते हैं और बेच के प्रॉफिट होता है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक कौन सा? बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट टू प्रॉफिट का अमाउंट बिल्डिंग फंड में क्रेडिट, और जो इन्वेस्टमेंट में बुक वैल्यू लिखना। इसी का उल्टा हो जाए तो बिल्डिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। और लास्ट एंट्री, जितने अमाउंट का कैपिटलाइजेशन हुआ उतना अमाउंट अब बिल्डिंग फंड में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए फंड मिला था वो पूरा हो गया। आप ऐसा सिंपल रूल समझना, रेवेन्यू नेचर की प्राप्ति इनकम एक्सपेंडिचर में जाती है, तो कैपिटल नेचर की प्राप्ति जनरल फंड कैपिटल अकाउंट में जाएगी, लेकिन कितनी? जितने का काम हमने कंप्लीट कर लिया। यानी अगर 10 करोड़ रुपए बैलेंस है और 6 करोड़ का कैपिटलाइजेशन हो गया, तो आप उसमें से 6 करोड़ निकालो और ले जाओ कैपिटल फंड में, जनरल फंड में। तो एंट्री आखिरी बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल फंड अकाउंट क्रेडिट। तो चलो सरकार, आज हमने कुछ बहुत भारी भरकम डिस्कस किया। आप प्लीज समझिए इस लेक्चर को, अगर आप समझना चाहते हैं ईमानदारी से, इज्जत से, तो आप प्लीज 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 ये लेक्चर एक बार और सुन लेना, पक्का सुन लेना। मैं बहुत सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकता कि आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल चीज है, लेकिन बीइंग द टीचर, बीइंग द एक्चुअली मेंटर, मैं वो चाह नहीं सकता था, मेरे से हुआ ही नहीं कि मैं इसको स्किप कर दूं, क्योंकि ये स्किप करने एक चीज थी नहीं। अब एनपीओ सीखने का आखिरी मौका यही था। अब आपको सीधे सीए बनने के बाद अप्लाई करना है, और अगर आप सीए बनने के बाद
किसी क्लाइंट के पास गए और आपने उससे बोला नहीं सर मुझे फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं आती, क्योंकि 12th के लेवल की ये चीज़ है नहीं और सी में हमने पढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में नहीं आती, लेकिन रियल लाइफ में आती है। सरकार 3 साल इज्जत बचा लोगे, लेकिन जीवन भर जो बलात्कार होगा उसका क्या? तो बेहतर यह है कि मैं आपको पढ़ा दूं, आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो शांति सो पाऊंगा। तो मालिक देखो 3 साल तो अपनी इज्जत बचा लोगे, लेकिन जीवन भर फिर जो आपकी हालत खराब होगी उसका क्या? तो इसलिए बेहतर है कि मैंने तो अपना पार्ट निभा दिया, अब मैं तो चैन से सुकून से सोऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पेड स्टूडेंट नहीं है तो मैं आपको ऐसे घास काट दूं, नहीं। अगर ये चैप्टर में कुछ है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको मैराथन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको पूरे प्योर कंटेंट दे रहा हूं। आप पूरा चैप्टर पलट लेना 60 पेज का, एक भी चीज मिस नहीं होगी, 100% आपके पास पहुंचेगी। हाँ, कंप्रेस फॉर्म में, लेकिन कंटेंट वाइज 100% आपका। चलो, तो मैं आपको इसका जल्दी से एक रिकैप करा रहा हूं, लेकिन इसे छोड़ के, क्योंकि ये रिकैप तो मैंने 1 मिनट पहले करवाया, बाकी रिकैप की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई एंट्रेंस डोनेशन मिल रही है तो उसको कैपिटल की रिसीट मानना है और जनरल फंड में लेके जाना है। अगर क्वेश्चन लिख के दे कि भैया नहीं आपको तो उसको रेवेन्यू मानना है, तो आप इसको इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाओगे। अगर लेकिन क्वेश्चन ये लिख के दे कि आपको पार्शियल रेवेन्यू और पार्शियल कैपिटल मानना है, तो जितना रेवेन्यू मानना है वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, और जिसका कैपिटल मानना है वो जाएगा जनरल फंड में। इसके अलावा अगर आपको कोई डोनेशन मिली है तो आप पूछना कि डोनेशन के आगे कोई यूज फिक्स कराया आपने, वो बोला नहीं, तो आपको इसे रेवेन्यू चेक रिसीट मानना है और पूरा अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में क्रिएट करना है। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट क्रेडिट, और दूसरी एंट्री डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली और वो पर्पस रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो उस केस में हम इसे सीधे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जा सकते। फिर उस केस में हम बनाएंगे एक सेपरेट खाता और उसका नाम होगा रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड अकाउंट, और एंट्री घूमेंगी पहली रिस्ट्रिक्टेड फंड रेवेन्यू बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्ट्रिक्टेड फंड अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री जब आप खर्चा करोगे तो खर्चा अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। फिर चूंकि ये खर्चा आपका नहीं है और इसके लिए आपको पैसा भी मिला था, तो इस खर्चे को उठा के पूरा फंड से एडजस्ट कर देना, और एंट्री हो जाएगी रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू फंड अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। बाकी जो कैपिटल असेट्स थी वो हम ऑलरेडी रिकैप कर चुके हैं। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अब हम रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट के 2-3 अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और फिर अपन करेंगे एग्जाम के क्वेश्चंस। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।